ओके, विजिबिलिटी क्लियर है एंड नाउ वी बिगिंस विद द चैप्टर 15th। ऑलरेडी स्टार्ट किया है लास्ट क्लासेस में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड इन दैट चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आफ्टर डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपने स्टडी किया था व्हाट आर द थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो थ्री लेवल्स में आपने स्टडी किया अल्फा, बीटा एंड ओमेगा। और जनरली भी जो बुक में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बुक स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी फर्स्ट स्टडी करते हैं, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द लेवल्स ऑफ द जीन्स। सेकेंड टाइप आपने स्टडी किया था बीटा डाइवर्सिटी, और कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी इसको कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी को, और स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ द स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं और उस इकोसिस्टम में आप डाइवर्सिटी किसकी स्टडी कर रहे हैं, इफ यू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज देन वी स्टडी अबाउट द सेकेंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी। एंड थर्ड हमारा आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंटायर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, एंड इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया whatever kinds of ecosystems are available that we study, then we discuss about the third level of diversity। जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको कहा था कि रोवुल्फिया का एग्जाम्पल याद रखेंगे, कॉमन नेम फॉर रोवुल्फिया, हिंदी में हम सर्पगंधा कहते हैं रोवुल्फिया को, ठीक है। सो रोवुल्फिया genetic name है। So whatever diversity of Rauwolfia we appear for a specific gene that responsible for the production of respiratory, आपका active principle respirin present है rhizomes of the Rauwolfia में। तो रेस्पिरिन के लिए रोवुल्फिया में जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल याद रखना है, सो एग्जाम्पल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द एम्फीबियन डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालयन ट्रैक। तो हिमालयन रीजन्स में इंडिया में वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन डाइवर्सिटी दैट इज एग्जाम्पल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम ग्लोबली स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के स्ट्रेंथ्स हम स्टडी करना था, दैट पार्ट वी स्ट्रिक्टली गो थ्रू द एनसीईआरटी। सो रीडिंग हम करेंगे फर्स्ट तो एनसीईआरटी का, बिकॉज ह्यूज डाटा एज आई इन लास्ट क्लास मैंने कहा था कि ह्यूज डाटा इज देयर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट डाटा ओनली हम कहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, वी कम अक्रॉस द एनसीईआरटी। तो पेज नंबर एनसीईआरटी का 259, आईयूसीएन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और IUCN को आप याद रखेंगे जब आप स्टडी करते हैं IUCN चैप्टर 15 हम ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लिटिल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोलॉजी, whatever till today अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, we completed about biodiversity, that is what is biodiversity. After that हम कंप्लीट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। तो आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में 3 लेवल्स दैट ऑलरेडी स्टडी किया है आपने। स्पीसीज डाइवर्सिटी, द सेकेंड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, फिर आप स्टडी करते हैं वन इज जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। एंड द थर्ड टाइप इज देयर दैट इज इकोलॉजिकल diversity. This ecological diversity is called as the third level of diversity और omega level of diversity, ठीक है। लिटिल बिट ब्लर लग रहा है मुझे बोर्ड, तो थोड़ा अवॉइड करेंगे। ओके, अरमान ने ज्वाइन कर लिया है। एंड सेकेंडली बेटा ये भी मुझे बताएंगे कि व्हाट अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, 2 चैप्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो चुके हैं? नहीं मैम, अभी नहीं, तो वो इसके बाद ही आफ्टर इकोलॉजी स्टार्ट करना है, ठीक है ना। मैम वो तो चल रहे हैं अभी भी, मतलब दूसरे अभी जूलॉजी वाले सर करा रहे हैं वो। जूलॉजी में करवा रहे हैं सर, तो इट्स ओके। एक्चुअली कॉमन चैप्टर्स होते हैं ना, सो दैट्स व्हाई मैंने कहा था, तो इट्स ओके। ओके मैम, अभी ये चैप्टर के लिए एनसीईआरटी निकाल के पढ़नी है उससे? हाँ, 259 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी ओपन करिएगा, ठीक है। जी मैम। बिकॉज स्ट्रिक्टली वी गो थ्रू द एनसीईआरटी। ओके और कुछ तो नहीं पूछना है? मैम, एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ, पिछले चैप्टर की मैम, एक मेरे को पैराग्राफ डाउट समझना था। एनसीईआरटी का? जी मैम। हाँ, पेज नंबर क्या है? मैम 245। 245, 1 मिनट। यस, मैम 245 में मैम उसमें जो पहला जो मेन पैराग्राफ है अबाउट सनलाइट रेडिएशन वाला, उसमें सर मैम। दैट एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम वाला जी फर्स्ट मैम पैराग्राफ। हाँ मैम, उसमें जो आखिरी लाइन लिखी है, इज दिस इन कीपिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ ओके, थर्मोडायनेमिक्स, उसके नीचे वाला पैराग्राफ मैम, फर्दर उसके नीचे इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ओके, ठीक है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ठीक है। ये पार्ट तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था, 3 लेवल्स ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। एंड देन आफ्टर IUCN को हमने स्टडी किया था। IUCN 2004 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है एंड नाउ IUCN is called World Conservation Unit, that is WCU. This is the new name for the IUCN because international union था, so now the international union become a World Conservation Union और unit हम उसको कहते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट हम लोग ये पढ़ते हैं आज का पार्ट एंड लास्ट 10 मिनट्स में आई विल कम टुवर्ड्स द पेज नंबर 245 दैट जिसमें आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के पैराग्राफ में डाउट है। ठीक है, ओपन द पेज नंबर 259। these three levels of diversity we already completed। ठीक है, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पैराग्राफ है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका लास्ट 3 लाइन ऑफ दिस पैरा एक्चुअली इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट मे का एक ग्लोबल स्पीसीज एस्टिमेशन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड्स, रीडिंग करते जाती हूँ मैं, वो रीड करिएगा और फिर उसके बाद अंडरलाइन कर लेंगे जितना भी पार्ट है। Records of all the species discovered and named. We know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on Earth. Till today, this is a question mark. यहाँ से अंडरलाइन करेंगे अब आप। According to International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो एस्टिमेशन, करेक्ट नहीं है। सो अप टू 1.5 मिलियन तक आप अंडरलाइन करेंगे और इसी पार्ट को इसमें यहाँ पे रीडिंग करना है इस पैराग्राफ में। ठीक है, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Estimates vary widely and many of them only educated guesses। educated guesses को अंडरलाइन करेंगे। educated guesses का मीनिंग दिया है it is only the scientific estimation। एजुकेटेड गेसेस को अंडरलाइन करके एरो बाहर लेके आइए और वहां पे लिख लेंगे साइंटिफिक एस्टिमेशन, दैट ओनली साइंटिफिक एस्टिमेशन की हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज टू बी इवॉल्व। For many taxonomic groups, species inventories and are more complete in temperate than tropical countries। फिर अंडरलाइन करेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशंस है वो मैक्सिमम कहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, अपने ट्रॉपिकल कंट्रीज में कंप्लीट है एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है, considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in tropics। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। देखिए टेम्परेट में लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था इन टेम्परेट रीजन डाइवर्सिटी इज लेस एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल। तो जहाँ डाइवर्सिटी लेस होगा वहां पे एस्टिमेशन ऑफ डाइवर्सिटी इज वेरी इजीली और क्वाइट पॉसिबल। तो टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी का जो एस्टिमेशन है वो या डिस्कवरी है डाइवर्सिटी और स्पीसीज का वो नियरली कंप्लीट है। बट ट्रॉपिकल रीजन में अभी भी हमको न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड करने की रिक्वायरमेंट है बिकॉज देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो वो वहां पे दिया हुआ है। Considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered in the tropic, अंडरलाइन करेंगे ओनली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, कि किस रीजन में अभी भी डाइवर्सिटी को डिस्कवर्ड करना है हमें। Biologists make a statistical comparison of temperate and tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio of the other groups of animals and plants। Underline करेंगे यहाँ पे exhaustively studied group of insects। Why insects? So Arthropoda is the largest phylum and among arthropods Insecta is one of the largest class। Animal kingdom जब हम पढ़ते हैं दैट्स वाई यहाँ पे साइंटिस्ट मेजरली रोल अटेंशन किसके ऊपर प्ले करते हैं, दे प्ले मेजर अटेंशन ऑन बेसिकली ऑन द इंसेक्ट्स। some extreme estimates ranges from 20 to 50 million but a more conservative यहाँ से अंडरलाइन करिएगा एंड ये जो लास्ट 3 लाइन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, नीट में ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हु प्रपोज द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स करके 2 years बिफोर 2 year क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे places the global species diversity at about 7 million। So previously IUCN ने क्या दिया हुआ है, IUCN provide a data that is the diversity of the species nearly 1.5 million। After that the group of scientists extreme ranges में hot biodiversity के cases में
कितना रेंज बता रहे हैं, 20 to 50 मिलियन नंबर होगा आपका बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज रिचनेस का। बट ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो रॉबर्ट मे ने स्टडी किया था वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था एंड इट इज नियरली अबाउट द 7 मिलियन। तो 3 डेटा याद रखेंगे, IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट एंड साइंटिस्ट 20 to 50 मिलियन एंड रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितना है, 7 मिलियन। ठीक है, इस पैराग्राफ में सेकेंडली याद रखना है इस पैराग्राफ में कि आपका टेम्परेट रीजन में बायोडाइवर्सिटी का डिस्कवरी इज नियरली कंप्लीट है, इट इज स्टिल रिमेनिंग इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको याद रखना है कि डाइवर्सिटी स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। अब इसके बाद ये एक डायग्राम दिया है आपका, चार्ट है आपके पाई चार्ट्स के फॉर्म में 15.1, उसको उसका जो डिटेल पार्ट है दैट डिटेल फॉर दिस डायग्राम इज प्रोवाइडेड इन दिस पैराग्राफ। Let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. More than 70%, underline करेंगे statement को, more than 70% of all the species recorded are animals. So diversity में 70% रोल किसका प्ले कर रहा है, एनिमल्स आर प्लेइंग। वाइल प्लांट्स में देखिए किस किस को इंक्लूड किया है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, टेरिडोफाइट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं बिकॉज टेरिडोफाइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्चुअली ब्रायोफाइट्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिमिटेड हैबिटेट्स, बट कंपैरेटिवली ब्रायोफाइटा के टेरिडोफाइट्स आर वेरी लेस इन नंबर। तो टेरिडोफाइट्स तो अनकाउंटेबल, मतलब आपका आप नेग्लिजिबल ले रहे हैं। So plenty में you remember algae, fungi, bryophyta, gymnosperm and angiosperms comprises no more than 20% of total. तो plants कितना comprise कर रहे हैं, 22% only, not exceed from 22%. Animals किसको represent कर रहे हैं, animals represent only 70%. So more than 70% species recorded for animal and 22% species records किसके लिए है, for plants. Plants means याद रखना है algae, fungi, bryo, gymno and angiosperms. ठीक है, among the animals। अब फिर देखिए यहाँ पे अगर एनिमेलिया किंगडम क्लियर है, प्लेंटी किंग क्लियर है, तो डाइवर्सिटी यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अमंग ऑल द एनिमल। ठीक है, इंसेक्टा आर द प्रीडोमिनेंट, तो वो क्लियरली मेंशन्ड है अमंग एनिमल, इंसेक्ट्स आर मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप मेकिंग मोर देन 70% ऑफ द टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे इंसेक्ट को, फिर अंडरलाइन करेंगे मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल, एंड इतना ही स्टडी करना है। मींस जो एनिमल डाइवर्सिटी का 70% है, ऑफ दैट 70% एंड इंसेक्ट्स डेवलप 70%, तो टोटल डाइवर्सिटी 100% है। आउट ऑफ 100% 70% डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट बाय एनिमल, एंड वट एवर एनिमल रिप्रेजेंट 70%, तो उस 70% का भी 70% मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज किसके थ्रू शो हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू। तो अंडरलाइन करेंगे आप इंसेक्ट्स को, देन यू अंडरलाइन मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। तो स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर हो जाता है, इंसेक्ट्स मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स, ये अंडरलाइन करेंगे, एवरी 10 एनिमल्स को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 7 एनिमल्स किस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, इंसेक्ट्स को। पॉइंट फॉल्स टाइप ऑफ स्टेटमेंट में ये आ रहा है क्वेश्चन कि एवरी 10 एनिमल्स ऑफ दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, देन नंबर, ये क्वेश्चन रेज किया है। तो इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिख लेंगे पिनिंग मेथड। जहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है उसके साइड में एरो करके लिख लीजिए पिनिंग मेथड, PINNING। पिनिंग मेथड यूज होता है फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ द इंसेक्ट्स। तो पिनिंग मेथड लिखेंगे, पिनिंग मेथड भी जनरली यूज फॉर द स्टडी ऑफ इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड मोर देन, ये इसी साल क्वेश्चन आया है कि विच अमंग द फॉलोइंग शो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीसीज इन वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट नंबर किसका है, अगर आप प्लेंटी में स्टडी करते हैं तो प्लेंटी, अमंग द प्लेंटी फंजाई का डाइवर्सिटी और द स्पीसीज नंबर इन वर्ल्ड इज मैक्सिमम। सो ये अंडरलाइन करेंगे, फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ
फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स। तो 70% तो इंसेक्ट हो गए आपके। आफ्टर इंसेक्टा बचा हुआ जो 30% है उसमें एंटायर ग्रुप्स आ रहे हैं, एंड अमंग ऑल दोज एंटायर ग्रुप से ज्यादा आपके पास क्या अवेलेबल है, फंजाई इज अवेलेबल। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास 3 चार्ट्स बने हुए हैं, एक इनवर्टिब्रेट का है, वर्टिब्रेट्स का है एंड प्लांट्स का है। इनवर्टिब्रेट्स में देखिए नियरली 3/4 में 70% हम कह रहे हैं, तो 3/4 में आपका इंसेक्ट्स है, एक कैटरपिलर लार्वा बना है, बटरफ्लाई है और आपका टीक्स या कॉकरोच तो नहीं है, वो टीक्स का डायग्राम है। 3 इंसेक्ट्स के डायग्राम बने हुए हैं उसमें। ठीक है, फर्स्ट चार्ट जो आपका पाई सर्कल के फॉर्म में पाई चार्ट दिया है। आफ्टर दैट आपका देखिए सेकेंड आपका आफ्टर इंसेक्टा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, क्लास 11th को रिकॉल करिए, लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का आप पढ़ते हैं। सो इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट ग्रुप, सो 70% रिप्रेजेंट बाय इंसेक्ट। आफ्टर दैट मोलस्का है, मोलस्का के बाद क्रस्टेशियंस है, आर्थ्रोपोड्स में ही होते हैं जिनमें शेल है आपका, आर्थ्रोपोड्स विच आर शोइंग द शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स के फॉर्म में, दोज आर कम्स अंडर क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशियंस हो गए आपके शेल में प्रेजेंट है। एंड देन अदर एनिमल ग्रुप, अदर एनिमल ग्रुप में अब आप इमेजिन कर सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स में आप क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलीड्स, इकाइनोडर्म्स एंड हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इनको आप इंक्लूड कर रहे हैं इन अदर एनिमल ग्रुप्स में। ऑर्थ्रोपोड लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे ये जो एक्चुअली है ये थ्योरी में आपका एबीसी के फॉर्म में आता है ये डायग्राम, एंड एबीसी आपको रिप्रेजेंट करना होता है कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, इंसेक्टा, मोलस्का, क्रस्टेशिया एंड अदर ग्रुप्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको याद रखेंगे। एंड इफ यू रिमेंबर द पैटर्न्स ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम, सो क्लियरली इसको याद रख सकते हैं। आफ्टर दैट यू कम टूवर्ड्स द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में देखिए जो मेजर आपका ये है बायोस्फीयर, उसमें मैक्सिमम तो वाटर ही आप कह रहे हैं, इनलैंड वाटर के सोर्सेज है, ओशियन वाटर और मरीन वाटर, तो ऑब्वियसली जो फिशेज होंगे वो क्या होंगे, नियरली 50% जो पॉपुलेशन है वर्टिब्रेट्स का वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगा, फिशेज के थ्रू। तो डायग्राम में देखिए 50% में फिशेज बने हुए हैं। आफ्टर दैट जो सेकेंड है वो आपका बर्ड का होता है, फिशेज के बाद अगर आप डायग्रामेटिकली उसका एरिया देखेंगे तो सेकेंड नंबर पे बर्ड है, देन रेप्टाइल्स है, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। तो आपको यहाँ पे देखिए बेटर है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एरोज दे दीजिएगा रिकॉल करने के लिए। इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट आप क्लॉकवाइज रिकॉल करेंगे, एंड ये जो चार्ट है आपका वर्टिब्रेट्स के, फॉर वर्टिब्रेट्स यू कम इन एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैटर्न किसका है, आप रिकॉल करेंगे एनिमल किंगडम को, फिशेज का इवोल्यूशन पहले, फिर फ्रॉम फिशेज वी स्टडी द एम्फीबियंस। ठीक है, तो यहाँ पे एम्फीबियंस पहले आएंगे आपके, एम्फीबियंस के बाद हम स्टडी करते हैं रेप्टाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉन लैंड। फिर रेप्टाइल से किसका डेवलपमेंट है, रेप्टाइल से हम स्टडी करते हैं बर्ड्स इवॉल्व हुए। एक्चुअली 2 इवोल्यूशनरी लाइन्स आर डेवलप फ्रॉम रेप्टाइल, एयर में बर्ड्स का डेवलपमेंट है एंड देन मैमल्स, बट बर्ड्स के बाद आप याद रखेंगे mammalia, actually it indicate the line of evolution that how does the mammals are evolved। ठीक है ना, तो एनिमल किंगडम आप स्टडी भी इसी फॉर्म में करते हैं, फर्स्ट यू स्टडी फिशेस, then amphibians, reptiles, birds, and at last we study about the mammalia। And if you remember that chart in anti-clockwise, तो सेम ऐसे ही है आपका, फिशेज है, फिशेज के बाद एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स। अगेन डोंट रिमेंबर द चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कलरफुल कलर्स दिए हैं, बट डोंट रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, बिकॉज डायग्राम जब बुक में आपके एग्जाम में आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे और लाइट एंड डार्क शेडेड एरिया ओनली अपियर, सो यू रिमेंबर दिस पाथ। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिब्रेट के लिए ड्रॉ कर देंगे, डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। एंड देन यू कम टुवर्ड्स द प्लांट्स, प्लांट्स में अगर आप अपियर कर रहे हैं तो देखिए एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, लोअर प्लांट ग्रुप एंड हायर प्लांट ग्रुप हम स्टडी करते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन फंजाई इज एंटायरली डिफरेंट किंगडम, फंजाई इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लांटी, बट इनिशियली लिनियस ने फंजाई को प्लांटी में ही इंक्लूड किया था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। लिनियस के क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया था
presence of the cell wall, and because of that, due to presence of cell wall, fungi also included inside the plenty by the lineage. So that's why यहाँ पे fungi को किसमें include किया है, plenty में include किया है. Otherwise fungi is a heterotrophic and separate, entirely separate kingdom. तो यहाँ पे देखिए ये वाला चार्ट तो याद करना बहुत ज्यादा इजी है. प्लांटी में हायर प्लांट्स में आपको अपने सराउंडिंग्स में ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स ही अपीयर करते हैं हम. एंजियोस्पर्म जिनको कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड जनरली क्रिसमस ट्री आप अपीयर करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के फॉर्म में. साइकस और पाइनस देखे होंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे, अदरवाइज साइकस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म जो कल्टीवेटेड कंडीशंस में हम गार्डन्स वगैरह में अपीयर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फंजाई आपका होगा, ऑपोजिटली एंजियोस्पर्म्स है. ठीक है, फंजाई में मशरूम्स के डायग्राम बने हैं. यहाँ पे तो आपका पॉपी का प्लांट बना है एंजियोस्पर्म में, तो एंजियोस्पर्म है आपके. एंड देन इन बिटवीन एंजियोस्पर्म एल्गी ग्रो करेंगे. तो एल्गी जब फंजाई के साथ आएंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑटोमेटिकली लाइकेन्स आर फॉर्म. तो बिसाइड्स द एल्गी लाइकेन मेंशन्ड है, तो वो भी अंडरस्टूड है कि एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, दैट इज लाइकेन. तो फंजाई, एल्गी, लाइकेन, प्लेंटी. एंड अपवर्डली आपका दिया है मोसेस. मोसेस मींस क्या है, ब्रायोफाइट्स. ठीक है, तो मोसेस आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा को. एंड फॉर्न्स एंड एलीज दिए हैं. तो फॉर्न्स और फॉर्न्स के एफिनिटीज के जो प्लांट्स हैं दे आर, सो ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट में फॉर्न्स आपको मिलेंगे. फॉर्न्स मींस टेरिडोफाइट्स. तो ये पार्ट आप याद रखिएगा क्लासिफिकेशन में. ठीक है, तो ये इतना आप ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और ये किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे नीचे फिगर 15.1 लिखा है, तो वहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मी. दिस डायग्राम जो आपके 3 डायग्राम्स है, दीज आर बेस्ड ऑन द ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ द रॉबर्ट मी. तो रॉबर्ट मी के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, स्पीशीज ऑफ द मेजर टैक्सा ऑफ इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स. रॉबर्ट मी के अकॉर्डिंग. इट शुड बी नोटेड नेक्स्ट इसमें, these estimated do not give any figure for prokaryote. ठीक है, तो डाइवर्सिटी whenever we study इकोसिस्टम में, आप पिरामिड जब आप स्टडी करते हैं तो ये उनके ड्रॉबैक्स है कि we never study the diversity as well as pyramids for the prokaryotic species, and this is one of the drawback because prokaryote also play very significant role in ecosystem. ठीक है, so biologists are not sure about how many prokaryotic species might be. The problem is that the conventional taxonomic method not suitable for identifying microbial species. यहाँ से पैराग्राफ को जो है ना ब्रैकेट में लिखेगा. The problem is that से पैराग्राफ लेके उसको लास्ट लाइन तक कंप्लीट करेंगे और साइड में लिख लीजिएगा फॉर थ्योरी. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन थ्योरी में आता है कि why prokaryotes are not provide a place in biodiversity, and in that condition you provide these paragraph as an answer. आप ये paragraph provide कर सकते हैं. So the problem is that the conventional taxonomic method are not suitable for identification of microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions. वहां पे एरो करिए इस लाइन के लिए, नॉट कल्चरेबल के वहां पे लेके एरो करेंगे. ठीक है, और फिर लिखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, क्योंकि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट लिखेंगे, नॉट कल्चरेबल के वहां पे साइड में एरो करके जो स्पेस प्रोवाइड है, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड बिलो ऑब्लिगेट पैरासाइट. ठीक है, राइट डाउन वन नेम दैट इज माइकोबैक्टीरियम, एम डॉट करेंगे लेप्री. Mycobacterium leprae, leprosy causing bacteria. ठीक है, can't be grow inside a laboratory because this is one of the obligate parasite. It directly grow on the host. Obligate parasite का meaning clear है ना? The parasite or the microorganism only growing on living host. As the death of the host is take place, the death of bacteria also take place. ठीक है, तो obligate parasite. तो microbium leprae can't be grow inside a laboratory. So culture का meaning होता है growth करना. So not culturable under laboratory condition. If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity also might run into millions. तो ये इतना ही part आप लिखेंगे कि conventional methods actually not available for identification of the microbial species that are available for the
वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स। ऑल्दो यहाँ से ये फिर अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पैराग्राफ अब आप जितना भी अंडरलाइन करेंगे टिप ऑफ टंग पे याद करके रखेंगे, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4, अंडरलाइन करेंगे 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, बट कितना शेयर कर रहा है ये देखिए, it share the global species diversity an impressive 8.1%. So this part underline as it is, both the lines, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के कंडीशन में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज के कंडीशंस में हम आते हैं, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज 8th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे लिख ले सकते हैं साइड में, एट 8th रैंक, इंडिया इज एट 8th रैंक फॉर द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया हमारे पास है, बायोडाइवर्सिटी 8.1% रिप्रेजेंट करते हैं, एंड आउट ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड 8th नंबर के पोजीशन पे इंडिया है, ठीक है। एंड स्पीसीज हैं आपके, ओनली रीडिंग करेंगे आप, नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मेनी एज एनिमल have been recorded from India. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May's global estimate, underline करेंगे May's global estimate, Robert May का जो global estimate है, only 22% of the total species have been recorded so far. मतलब अभी कितने number of species to be discovered in nature, ओनली 22% ही क्या हुए हैं, डिस्कवर्ड है, ठीक है। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. तो डिस्क्राइब्ड कितने हुए हैं, 22%, और कितने डिस्कवर्ड होने प्लांट में, 1 lakh नियरली प्लांट स्पीसीज एंड 3 lakh ऑफ एनिमल स्पीसीज। Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower. Taxonomists required होंगे, and nowadays basic science, no one is interested in basic science, और taxonomics also slowly number जो है वो decrease हो रहा है, ठीक है। And the time required to complete the job, the situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them, ठीक है। लास्ट लाइन ही अंडरलाइन करेंगे nature's biological library is burning even before we catalog the title of all the books stocked there, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बुक लिखा है उसको अंडरलाइन तो पूरा करिए, बुक को एनसर्कल करिए और एरो करके लिखिए। यहाँ पे स्टेटमेंट आता है और फिर 1 मार्क्स में सीबीएसई में आ रहा है कि व्हाट डज बुक रिप्रेजेंट इन दिस। तो बुक आपका रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द स्पीसीज के लिए, तो बुक स्टॉक्ड हियर, तो यहाँ पे एरो करके लिखेंगे नेम ऑफ द स्पीसीज, प्लांट और एनिमल, कुछ भी स्पीसीज हो सकता है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी मीन्स आपके फॉरेस्ट हो सकते हैं, इकोसिस्टम हो सकते हैं, एंड लाइब्रेरी में जैसे बुक्स होते हैं वैसे वहां पे क्या प्रेजेंट है, इकोसिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर देयर। तो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज इकोसिस्टम, और जब तक वो इकोसिस्टम लॉस होगा, स्पीसीज लॉस हो रहे हैं डे बाय डे, द लॉस ऑफ स्पीसीज इज इंक्रीजेस मेनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। 6th एक्सटेंट ऑफ स्पीसीज हम उसको पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है ना। तो ये पार्ट याद रखेंगे, बुक्स आपके हैं नेम ऑफ द स्पीसीज, एंड नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी मीन्स आपका क्या है, प्रोवाइडेड इकोसिस्टम। नाउ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इस पैराग्राफ में मेन पार्ट याद रखेंगे। वर्ल्ड का एरिया कितना है, इंडिया के पास 2.4, डाइवर्सिटी 8.1, 8th नंबर की पोजीशन है अमंग द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, एंड 22% स्पीसीज ओनली डिस्कवर्ड। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करते हैं तो नियरली 1 lakh प्लांट एंड 3 lakh एनिमल स्पीसीज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड इन नेचर, ठीक है। अब देखिए लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट, यहाँ पे तो नंबर ऑफ डेटा इज प्रोवाइडेड, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वन ऑफ द
हेडेक फुल चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज सो मेनी डेटा इज देयर थ्रू आउट द नंबर्स आर नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखिए, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शो अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, सो अंडरलाइन दैट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स there are interesting patterns in diversity, the most well known being the latitudinal gradient in diversity। ठीक है, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी देखिए, लेटिट्यूडनल मीन्स इक्वेटर से जब आप पोल्स के तरफ जाते हैं, सो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो इक्वेटर पे डाइवर्सिटी हमेशा हाई मिलेगा या रिच डाइवर्सिटी एरियाज है, एंड पोलर एरियाज में डाइवर्सिटी ग्रेजुअली डिक्रीज है। उसके फिर यहाँ पे रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रीजन दैट इन इक्वेटर रिच डाइवर्सिटी इंडेक्स भी अपीयर। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करेंगे अब यहाँ पे, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जब आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स इक्वेटर टू पोल तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होता है। नीट में क्वेश्चन आया था कि व्हेन यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट एज इट इज एनसीईआरटी रीड करके जाते हैं और डिक्रीजेस ही टिक करके आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उल्टा आया था, पोल से इक्वेटर पे आएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करेंगे विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन। ट्रॉपिक्स लेटिट्यूडनल रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन ट्रॉपिक्स हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। ठीक है, और इसीलिए हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट इसके पहले वाले पेज पे कि टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी का जो डिस्कवरी है that is nearly completed, but in tropical areas the diversity of rich diversity है, that's why the discovery number of species are waited to be discovered. So why? Because tropic means equator का part, तो tropical region में डाइवर्सिटी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, हार्बर्स मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। कोलंबिया अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north has only 56 species। ये तीनों स्पीसीज याद करेंगे। 1 ईयर क्वेश्चन आया था कि अरेंज दीज कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग, एक साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया है, एक साल डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया है। ठीक है, और नीट का क्वेश्चन था ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला। तो अब देखिए एज सच कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, दो द रीडिंग इज प्रॉपरली। अगर जिन स्टूडेंट्स ने रीडिंग प्रॉपरली की है, जिनको नंबर याद है कि आपका कोलंबिया में 1400 स्पीसीज है, न्यूयॉर्क में 50 स्पीसीज है, एंड सॉरी न्यूयॉर्क में 105 स्पीसीज है, एंड ग्रीनलैंड में ओनली 56 स्पीसीज है। तो आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंट्रीज को अरेंज कर सकते हैं। डेटा प्रोवाइड नहीं होता है, डेटा स्टूडेंट को याद करना है। ठीक है, इंडिया विथ मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स। तो इंडिया को अंडरलाइन करिए और 1200 बर्ड्स को एनसर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेटर है कि जो नंबर्स दिए हैं उनको आंसर करिए इंस्टेड ऑफ अंडरलाइनिंग देम। A forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many as species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like Midwest of USA। तो फॉरेस्ट की केवल क्या याद रखनी है, फॉरेस्ट को अंडरलाइन करेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे 10 टाइम्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में 10 टाइम मोर होंगे एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन्स में, इतना बस याद रखिएगा। लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका अंडरलाइन करेंगे। ये तो क्लियर है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में ही है, बट फिर भी अंडरलाइन करेंगे लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। तो अर्थ पे जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है वो कैसी होगी, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ
It is home to more than 40,000 species of plant. फिर अंडरलाइन करिए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, प्लेनेट ऑफ लंग्स कहते हैं हम इसको, 40,000 species of plant, 3,000 species of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals and 427 of amphibians, 378 of reptiles and invertebrates के 1,25,000, more than 1,25,000 of invertebrates. अब ये कैसे याद करना है, एक साइड में इस पेज के लिख लेंगे और रिपीटेडली रिवाइज करते रहेंगे, क्योंकि एज सच याद तो नहीं होते हैं ये, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, बट इफ यू रिमेंबर रिपीटेडली एंड रिकॉल रिपीटेडली तो ऑप्शंस देख के आप करेक्टली टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं और नंबर्स आते हैं, तो ये डेटा बिल्कुल याद रखेंगे. थ्योरी के लिए ये डेटा नहीं आता है, थ्योरी में ओनली आता है व्हाट चेंज विल बी अपीयर when we move from tropic to temperate or when we move from equator to polar. तो वो तो क्लियर है कि इक्वेटर टू पोलर इफ वी मूव सो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो वो पार्ट ठीक है. एग्जाम्पल आप अपने उसके लिए आंसर को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यू कैन प्रोवाइड वन एग्जाम्पल, बट डेटाबेस क्वेश्चंस मेनली आपके कॉम्पिटिटिव के लिए हैं, ठीक है. There might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. What is so special about tropics that might account for their greater biological diversity? तो अब हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में रीजन फाइंड आउट करते हैं कि what are the reason behind the rich diversity in tropical areas. ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल एरियाज में हम अब डाइवर्सिटी रीडिंग का सेक्शन है पूरा का पूरा वन. ओके ठीक है. सो हियर वी स्टडी व्हाट आर द रीजन, थ्योरी एज वेल एज कंपटीशन दोनों के लिए ये पैराग्राफ इक्वली इंपॉर्टेंट है. स्पेसिएशन मेनली याद रखेंगे, स्पेसिएशन का मीनिंग होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज और द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है. Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are, first आपका देखिए लिखा है speciation, that is a generally function of time. मतलब कि जो स्पीसीज का डेवलपमेंट है इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, टाइम का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जब आपने पढ़ा होगा तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ते हैं और वहां पे स्टडी करते हैं कार्बोनिफेरस एरा है आपके पास, ठीक है, पीरियड आप पढ़ते हैं सीनोजोइक, पैलियोजोइक, तो वो आपके क्या है इकोलॉजिकल टाइम टेबल है कि अर्थ के इवोल्यूशन को और लाइफ के इवोल्यूशन को स्टडी करते समय हमने 100 ईयर्स में डिवाइड किया है. तो डिकेड्स हैं आपके पास, एराज हैं, पीरियड्स हैं, उसके लिए ये कहा गया है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम नॉट अ जनरल टाइम, ठीक है. सो जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम अनलाइक टेम्परेट रीजन्स subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for million of years. First यहाँ पे दिया है स्पेसिएशन, और स्पेसिएशन टाइम का फंक्शन है, वो उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं कि फंक्शन ऑफ टाइम. और टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में अब डिस्टरबेंस को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि जो टेम्परेट रीजन होते हैं इन टेम्परेट रीजन, ठीक है, आप याद रखेंगे ग्लेसिएशन पहले हुआ है एज वेल एज जो एनवायरमेंटल कंडीशन है टेम्परेट रीजन और पोलर एरियाज में वो स्टेबल नहीं होते हैं थ्रू आउट ईयर. टू मच डिस्टर्बेंस आर प्रेजेंट इन पोलर एरियाज और इन टेम्परेट रीजन एज कंपेयर टू दैट ट्रॉपिकल एरियाज में या इक्वेटर पे अगर आप देखते हैं तो कंडीशंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो मोर स्टेबल है, एज वेल एज जो डिस्टरबेंस है वो लेस डिस्टरबेंसेस आर देयर. तो ये पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, millions of year and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो जहां पे डिस्टरबेंस कम होगा वहां पे स्पीसीज के डेवलपमेंट का प्रोसेस ज्यादा होगा. तो डिस्टरबेंस कम कहाँ पे है, डिस्टरबेंस इज लेस एट इक्वेटर. सो बिकॉज ऑफ दैट इक्वेटर पे हम स्टडी करते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट इक्वेटर शो द मच मोर डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम. एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टेबिलिटी है, डिस्टरबेंसेस नहीं है, तो स्पीसीज को डेवलप होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है. So that's why tropical areas or equator show the more species rich area as compared to the polar areas. First reason है.
सेकेंड आपका रीजन है कि वाई, अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि वाई ट्रॉपिकल एरिया शो द मोर स्पीसीज रिचनेस एज कंपेयर टू टेम्परेट। तो सेकेंड है आपका कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन। अब ट्रॉपिकल एनवायरमेंट देखिए कैसा है आपका, अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम अपना जो एरिया है, ट्रॉपिकल कंट्री है ना, हम जिस एरिया में रह रहे हैं ट्रॉपिक्स पे ही है, हम ट्रॉपिकल एरियाज में ही हैं, तो प्रिडिक्टेबल है ना कि कब रेनफॉल होना है, कब आपका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कितना डिग्री एक्सीड जाएगा, ये आपका जो वेदर फोरकास्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। Why it is available? Only because of the constant conditions of the environment. तो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में सीजनल फ्लक्चुएशंस बहुत कम है, ठीक है, मोर कॉन्स्टेबल है, कांस्टेंट है सीजन और प्रिडिक्टेबल है। और ये जो कांस्टेंट एनवायरमेंट होता है ये फिर आपका निश स्पेशलाइजेशन, निश का मीनिंग यहाँ पे ऊपर जो स्पेस है वहां पे लिखेंगे निश, NICHE, स्पेलिंग इज समवॉट डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। निश लिख के लिखेंगे हैबिटेट वेयर ऑर्गेनिज्म कंप्लीट, habitat where organism complete all its need, लाइफ को पास आउट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वॉट एवर नीड्स आर रिक्वायर्ड, बे नीड्स रिक्वायर्ड है, ऑल दोज नीड्स जिस एनवायरमेंट में या हैबिटेट में कंप्लीट होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म का निश होता है। निश इज अ साइंटिफिक टर्म इकोलॉजी में, नॉर्मली हम उसको हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया आपका कि जो हैबिटेट है उस ऑर्गेनिज्म का या जो निश है वो स्पेशलाइज्ड हो गया, उसका अपना पर्टिकुलर, हाइड्रोफाइट है तो उसका अपना हैबिटेट है, जीरोफाइट है तो अपना हैबिटेट है। सेकेंडली डिस्टर्बेंसेस नहीं है, सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं है, तो यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी फिर क्या हो जाएगी, स्पीसीज को चांस मिल गया एक लॉन्ग टाइम तक ग्रो करने का एंड न्यू स्ट्रेन्स और न्यू वेरिएंट्स को डेवलप करने का, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एंड इट लीड टू द ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो सेकेंड है रीजन आपका कि वाई ट्रॉपिक शो मोर डाइवर्सिटी, बिकॉज एनवायरमेंट थ्रू आउट ईयर कॉन्स्टेंट है, लेस सीजनल वेरिएशंस है एंड निश स्पेशलाइजेशन के टाइम यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड है एज कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। एंड थर्ड सोलर एनर्जी, ये तो सिंपल आपको क्लियर है, इक्वेटर पे जो सनरेज आते हैं वो स्ट्रेट आते हैं, पोलर एरियाज में सनरेज कैसे जाएंगे, ऑब्लिकली। तो जो सोलर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है थ्रू आउट ईयर वो ज्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर पे। जब सोलर एनर्जी ज्यादा होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, टेस्ट में इंक्रीज होगा एंड व्हेन मोर प्रोडक्टिविटी तो मोर फूड इज अवेलेबल फॉर द हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर, हर्बीवोर्स को, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स के लिए। तो वो थर्ड रीजन है दैट द there is more solar energy available in the tropics which contribute to higher productivity। अब मीनिंग क्लियर है ना कि why solar energy directly responsible for productivity, because rate of photosynthesis increase कर देता है, this is in turn might contributed indirectly to greater diversity, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उस एरिया में क्या अवेलेबिलिटी होगी आपकी, डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इज इंक्रीजेज और अवेलेबल। तो ये थ्री रीजन याद रखेंगे, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन और स्पेसिएशन आप याद रखें, ठीक है। फर्स्ट आपका है स्पेसिएशन एंड स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बिल्कुल याद रखेंगे। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में आता है क्योंकि वो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट के टाइप में। तो स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ, जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, स्पेशली अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये स्टेटमेंट आए थे, मोस्टली अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वहां पे जनरली, मोस्टली, स्पेशली, ये बाकी सब में तो फंक्शन ऑफ टाइम ही था, ओनली जनरली की जगह मोस्टली लिखा था, स्पेशली लिखा था, तो वो जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम आप बिल्कुल याद करके जाएंगे, ठीक है। तो ये थ्री आपके रीजन याद रखेंगे कि वाई ट्रॉपिकल एरियाज और इक्वेटर शो द मच मोर डाइवर्सिटी। अब इसके बाद आपका ये पैराग्राफ रीड कर लीजिए, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं बोर्ड पे। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को अलेक्जेंडर वॉम हम्बोल्ट, इन्होंने फर्स्ट टाइम ही स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज एंड एरिया एंड ही कंक्लूडेड एज द एरिया ऑफ स्टडी increases the species richness, species richness means biodiversity of the species, so the species richness also increases but up to a limit। ये नहीं है कि आपने 10 एकड़ का एक एरिया सिलेक्ट किया है और आप स्लोली स्लोली स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करते जाते हैं, आप फ्यू डेज में आपने 1 एकड़ को स्टडी किया, देन 2 एकड़, 3 एकड़,
तो कुछ अप टू सर्टेन लिमिट तक आप देखते हैं कि एज वी इंक्रीजेस द एरिया ऑफ स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज ऑल्सो इंक्रीजेस। 3 एकड़ तक या 4 एकड़ तक हो सकता है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जा रहा है, न्यू स्पीसीज आपको मिलेंगे, न्यू प्लांट के, न्यू एनिमल के स्पीसीज मिलेंगे। बट आफ्टर 3 और 4 एकड़ एरिया स्पीसीज का जो रिचनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ओनली नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। बट जो स्पीसीज है, मैंगो के प्लांट्स है, अभी आपको 100 प्लांट मिले थे, आप जैसे जैसे एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो 200 मैंगो प्लांट, 200 बनियन ट्रीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस। बट स्पीसीज का रिचनेस, रिच ऑफ स्पीसीज का मीनिंग होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज और डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। बिकॉज इन दैट 10 एकड़ एरिया नेचर जो एनवायरमेंट है वो नियरली कैसे होगा, स्टेबल होगा। सॉइल कंडीशन है, वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑल आर स्टेबल। एंड जब कंडीशन स्टेबल है तो वो जनरली किसको प्रिफर करेंगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ स्पीसीज को। तो स्पीसीज एरिया इंडेक्स और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वॉर्म अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट ने स्टडी किया था, और उनका स्टेटमेंट बस याद रखेंगे कि एज द एरिया इंक्रीजेस स्पीसीज रिचनेस आल्सो इंक्रीजेस, बट दिस इंक्रीज वी ऑब्जर्व अप टू अ लिमिट। एक सर्टेन लिमिट के बाद एरिया आप कितना भी इंक्रीज करिए, स्पीसीज रिचनेस में कभी भी इंक्रीज नहीं मिलेगा, ओनली द डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, नंबर उनका इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो देखिए ड्यूरिंग इज पायोनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द विल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, अंडरलाइन करेंगे साउथ अमेरिकन जंगल्स, द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट, कंट्रीज याद रखनी है थ्रू आउट द साइंटिस्ट, जितनी भी कंट्रीज दी है वो कंट्रीज याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं बिफोर 2 ईयर, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्वीडिश जेनेटिस्ट करके आया था, ठीक है। तो वो सब याद रखेंगे, कंट्रीज के बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं अगर नीट के लिए फोकस्ड हैं तो। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉम हुम्बोल्ट, ठीक है। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस, यहां से अंडरलाइन करेंगे, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे आपका स्पीसीज का सॉरी एरिया, एक्सप्लोर्ड एरिया मीन सर्वे जिस एरिया में आप कर रहे हैं, ठीक है। सो एज मच एज यू इंक्रीज एज द एरिया फॉर सर्वे और एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज करते हैं, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, बट ओनली अप टू अ लिमिट, यहां तक करेंगे। और क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड स्पीसीज एरिया, तो आप ओनली ये 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट ही लिखेंगे कि विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इज इंक्रीजेस with increasing explored area but up to a limit, ठीक है। In fact the relation between species richness and area for a wide variety of taxa, wide variety of taxa क्या है आपके, एंजियोस्पर्म्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज, ये वाइड वेराइटी है, ठीक है। टर्न्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब जब उन्होंने इनके लिए एक्चुअली क्या है कि अलेक्जेंडर वॉम हेम्बोल्ट ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सो ही परफॉर्म इज एक्सपेरिमेंट विद प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, बर्ड्स के साथ किया है, बैट्स के साथ किया है, एंड फ्रेश वाटर फिश, एक्वेटिक हैबिटेट्स में फ्रेश वाटर हैबिटेट के लिए किया था उन्होंने, तो फिशेस के लिए, फ्रेश वाटर फिशेस के लिए किया है, इसलिए ये एग्जाम्पल दिए। एंड फॉर इंडिविजुअल ऑल फोर टाइम उन्होंने ये स्पीसीज एरिया इंडेक्स स्टडी किया है, एंड एवरी टाइम उनको जो ग्राफ मिला है वो किसके फॉर्म में मिला है, हाइपरबोला के फॉर्म में। जो ग्राफ है उसमें ब्लू कलर का जो ग्राफ बना है वो आपको हाइपरबोला के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, एक का लॉग स्केल पे दिया है रेड कलर से, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज एरिया इंक्रीज करते जा रहे हैं, सॉरी, as we increases the explored area the species richness also increases। तो जब एरिया इंक्रीज हो रहा है, रिचनेस इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ आपको कैसे मिलेगा, स्ट्रेट ग्राफ में मिलेगा, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो थे वो एंटायरली डिफरेंट थे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थे कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद एरिया आप कितना भी इंक्रीज करेंगे स्पीसीज रिचनेस आपका स्टेबलाइज्ड होता है या फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड दैट्स वाई आपको ग्राफ किसके फॉर्म में मिलता है, हाइपरबोला के फॉर्म में। तो हाइपरबोला जो बना है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को शो करता है, लॉग स्केल पे जो शो किया है दैट इज अ एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अंडरलाइन करेंगे बिकॉज बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द ग्राफ जो होते हैं वो आपको सिग्मोइड और एस शेप ही मिलते हैं, ग्रोथ कर्व एस शेप होता है, ठीक है। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व था वो भी आपने एस शेप पढ़ा। बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्टडी किया होगा, दैट इज ऑल्सो एस शेप। ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व आप स्टडी करते हैं एस शेप, मैक्सिमम ग्रोथ कर्व एस शेप मिलेंगे, ठीक है। अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जे शेप ग्रोथ कर्व मिलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, जो कि ओनली लेबोरेटरी में पॉसिबल है। और स्पीसीज एरिया का जो रिलेशनशिप है उसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आपको किस फॉर्म में मिलेगा, हाइपरबोला के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। On a logarithmic scale, the relationship is straight line described by the equation. Equation क्या दिया है वहां पे, log s is equal to, वो as it is याद रखिएगा, log c plus z log a। c आपको किसका रिप्रेजेंट करता है, y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि जो आप ग्राफ अपीयर कर रहे हैं, इंटरसेप्ट का मीनिंग है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड आप यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इस एक्सेस पे एरिया एंड स्पीसीज रिचनेस लेते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन आपको अपीयर हो रहा है और एक इस तरह से हाइपरबोला अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। ये दो तरह के ग्राफ दिए हैं, यहाँ आपको दिया है s इज इक्वल टू सी ए स्क्वेयर, ये लॉग स्केल पे इक्वेशन दी हुई है, वहां पे log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है ना। यहाँ पे आप स्पीसीज रिचनेस ले रहे हैं एंड हियर एरिया ले रहे हैं, जितना भी एरिया हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं कि एरिया इंक्रीजेस स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस, तो ये आपका आ गया स्ट्रेट जर है, बट ओरिजिनली आपको हाइपरबोला अपीयर हो रहा है। अब y क्या है आपका, इंटरसेप्ट जो c लिखा है, ये यहाँ पे जहां पे आके ये बुक में शो नहीं किया है, बट यहाँ पे ये दोनों जहां पे क्रॉस करते हैं ये पॉइंट आपका होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में, ठीक है। बट बुक में आपको इंटरसेक्ट करके शो नहीं किया है, ओनली आपका यहीं तक शो किया है बुक में, बट वहां पे जो इक्वेशन है उसमें y c का मीनिंग दिया है, c इज इक्वल टू, ये जो c है c क्या होगा आपका y इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका होगा वहां पे, ठीक है। एंड एस आपका है स्पीसीज एरिया, ये तो क्लियर है, स्पीसीज एरिया होगा, ए आपका सॉरी स्पीसीज रिचनेस एस, ए इज द एरिया, सी आपका वाई इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, ठीक है। एंड जेड, जेड आपका क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन का स्लोप है, ये जो आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्टडी करते हैं, तो स्लोप ऑफ द लाइन और रिग्रेशन कोफिशिएंट आप अभी पढ़ा नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं ये रिग्रेशन वगैरह का पार्ट, ठीक है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम पढ़ते हैं वहां पे जब आप मैथमेटिकली एक ग्राफ सॉल्व करते हैं, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट याद रखिएगा कि z आपका, अभी याद रखेंगे z क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ लाइन को। फिर देखिए आपका z लाइन की रेंजेस दी है और वो रेंजेस याद करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए वैल्यू ऑफ z लाइन आता है। सो इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइन is lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group or the region। किसके लिए, या तो आप टेक्सोनॉमिक इंडिविजुअल टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए z लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, वेदर इट इज प्लांट इन ब्रिटेन, ठीक है, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मोलस्का इन न्यूयॉर्क स्टेट, एंड द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस आर अमेजिंगली सिमिलर। किसी भी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए आप फाइंड आउट करेंगे, दो स्लोप ऑफ जेड लाइन नियरली सिमिलर है और वैल्यू रेंजेस कितना कर रहा है, 0.1 टू 0.2। तो z का वैल्यू याद रखेंगे बिल्कुल 0.1 टू 0.2, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अमंग अ वेरी लार्ज एरिया, मतलब आपने अब अपना एक्सप्लोर्ड एरिया को एक्सट्रीमली और सडनली इंक्रीज किया है, like entire continent, you will find the slope of the line is much steeper। मच स्टीपर का मीनिंग है कि z की वैल्यू जो होगी वो क्या हो गई आपकी, अब इंक्रीज होगी 0.6 से 1.2,
ठीक है। तो z लाइन का वैल्यू आप याद रखिए, वैल्यू कितना है z लाइन का। नॉर्मली जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए स्टडी करते हैं तो वैल्यू ऑफ द z लाइन यहाँ साइड में लिखेंगे फॉर अ स्पीसीज और अ एरिया। z इज इक्वल टू 0.1 टू 0.2 इस तरफ लिख लीजिए, तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं होगी, वो फिर अंडरस्टूड है। तो ये जो स्पेस हॉलो ब्लैंक स्पेस है साइड में, वहां पे लिखेंगे फॉर अ स्पीसीज और अ एरिया, मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया आप स्टडी कर रहे हैं। सो फॉर अ स्पीसीज और एरिया z लाइन रेंजेस बिटवीन 4.1 to 4 point ranges between 0.1 to 0.2। नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट इसमें लिखिए ओवर अ लार्ज एरिया, सरफेस अपने एरिया किसी स्टडी के लिए इंक्रीज किया है, ओवर अ लार्ज एरिया डैश करके लिखेंगे। जेड लाइन स्टीपर, जेड लाइन स्टीपर मच स्टीपर होगी, जेड की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जेड लाइन स्टीपर डैश करके लिखिए 0.6 to 1.2, 0.6 to 1.2। और फिर इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, दैट फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस का मीनिंग भी दिया है फ्रूट ईटिंग, पैरेट्स वगैरह जो होते हैं वो फ्रूगीवेरस होते हैं, फ्रूट्स को ईट करते हैं। तो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट? स्टीपर स्लोप का मीनिंग होगा कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो इंक्रीज हुआ है with increasing the value of the area of the explored area और area of the study, जितना भी एरिया आपने इंक्रीज किया है। ठीक है, तो स्टीपर स्लोप का मीनिंग होता है कि स्पीसीज रिचनेस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उस एरिया में क्या होगी। तो बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए नीचे लिख लेंगे फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डैश करके लिखिए 1.15 एंड दीज थ्री लाइंस यू रिमेंबर, नॉर्मली 0.1 से 0.2 होगा, बट इफ यू स्टडी ओवर अ लार्ज कॉन्टिनेंट और सरफेस एरिया स्टडी एरिया और एरिया आप इंक्रीज कर रहे हैं, देन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा 0.6 से 1.2 के बीच में रेंज करेगा वो। ठीक है, एंड मैमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए, बर्ड्स मीन्स फ्रूगीवोर बर्ड्स के लिए, ठीक है, नॉट इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स के लिए एरिया कितना हो गया है आपका 1.15 होगा। तो ये याद रखेंगे स्पीसीज रिचनेस में, एस स्पीसीज रिचनेस को शो करता है, फिर से रिकॉल करेंगे, ए इंडिकेट एरिया, ठीक है, सी आपका वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड जेड आपका है स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज अ रिग्रेशन कोफिशिएंट आप कहते हैं। ठीक है, अब है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी को अंडरलाइन रीड करिए। Does the number of species in 1 minute, okay, does the number of species in community really matters to the functioning of ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. For many decades ecologists believe that communities with more species generally tend to more stable than those with less species। ये underline करेंगे, ठीक है, communities with more species generally tend to be more stable than those with less species। जिनका ऐसे communities जिनमें species diversity ज्यादा है, members ज्यादा है, वो stable होंगे, communities stable community का formation करते हैं as compared to those community where less number of species are available, या ऐसे communities जिनमें species richness low है, उनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिटीज आर नॉट कॉल्ड एज stable community। What exactly is stability for a biological community? तो stable community को अब हम स्टडी कर रहे हैं कि what exactly we study understood by the stable community, कि ज्यादा नंबर में होना stability है, साइज वाइज बनियन ट्री एक मोर आपका स्टेबल प्लांट की लाइफ को शो करता है, तो उसको हम साइज को स्टेबिलिटी कहते हैं, और जेनेटिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इतना पार्ट अंडरलाइन करेंगे कि स्टेबल कम्युनिटी मीन्स कि इट शुड नॉट शो
too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance. Disturbance man-made हो सकते हैं और natural हो सकते हैं. So it must be either resistant or resilient to occasional disturbance and must also be resistant to invasion by alien species. ठीक है. अब एलियन स्पीसीज क्या होते हैं? एलियन स्पीसीज नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं. एलियन स्पीसीज का मीनिंग होते हैं एक्सोटिक स्पीसीज. ठीक है, वर्ड कभी सुना होगा. सो नेक्स्ट यू रिमेंबर एक्सोटिक स्पीसीज. अब आपके पास क्या है? सम ऑफ द स्पीसीज लाइक आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है वाटर हाइसिंथ is a alien species. ठीक है, तो water hyacinth क्या है? Water hyacinth is a kind of exotic species which introduced in India from the Brazil. Similarly, पार्थिनियम आप स्टडी करते हैं. पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, गाजर घास या कैरेट ग्रास कहा जाता है उस स्पीसीज को. सो पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम अमेरिका. इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो तो अनइंटेंशनली व्हीट के साथ एंटर हुआ है. ठीक है, बट इट कम्स फ्रॉम द अमेरिका. एंड लेंटाना कैमेरा आप एक और पढ़ते हैं वीड के फॉर्म में. दैट इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द अनदर कंट्री. तो ओरिजिनली दीज प्लांट विच इज नॉट नेटिव टू इंडिया, तो वो एक्सोटिक स्पीसीज हुआ. एंड व्हेन इट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सो और इन एनी ऑफ द कंट्री, so there is no competitor for that plant. Parthenium and water hyacinth पढ़ा है आपने, Eichhornia. So when Eichhornia introduced in the ponds of the India, then there is no competitor. उसके लिए natural competitor वहां पे कोई भी नहीं थे. ठीक है, तो एक्सट्रीमली वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं एंड प्लांट ग्रो एट अ एक्सेसिव रेट. इतना हाईली एक्सेसिव रेट पे ग्रो करते हैं वो कि आफ्टर स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे स्टार्ट टू कॉज अ डिस्टर्बेंस टू द नेटिव स्पीसीज. जो नेटिव प्लांट है हमारे अपने, उन्हीं प्लांट स्पीसीज को ये स्पीसीज जो है वो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं. ठीक है, so they start to disturb the native plant species, then this exotic species is convert into the alien species. ठीक है, तो alien species का मीनिंग याद रखेंगे, the species which is originally exotic but when it start to grow excessively due to absence of competitor, then वो species आपका क्या cause करेगा? It start to cause a disturbance to native species. तो उस native species के लिए ये exotic species क्या हो गया है? एलियन स्पीसीज हो जाता है. ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी हम स्टेबल कम्युनिटी कह रहे हैं, दैट स्टेबल कम्युनिटी शुड बी स्टेबल दो इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एनी ऑफ द एलियन स्पीसीज. तो ये है आपका कि फर्स्ट तो प्रोडक्टिविटी उसकी स्टेबल ही चाहिए. ठीक है, सेकेंड जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस हैं, मैनमेड डिस्टर्बेंसेस है, उसके अगेंस्ट दैट कम्युनिटी शुड बी स्टेबल, डिस्टर्ब नहीं हो उसका रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, and resistant to invasion by alien species. कि suppose any of the exotic species start to behave as a alien species, so in that area there is no effect of alien species on the stability of the community. Then only that species जो है या community वो क्या कहलाएगा आपका? स्टेबल कम्युनिटी. तो 3 क्राइटेरिया है स्टेबल कम्युनिटी के लिए. प्रोडक्टिविटी स्टेबल होनी चाहिए. ठीक है, डिस्टर्बेंसेस के थ्रू उसमें अफेक्ट नहीं होने चाहिए एंड एलियन स्पीसीज, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज नॉट टू बी डिस्टर्ब द कम्युनिटी. ठीक है ना, तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा. अब इसके बाद आप स्टडी करते हैं, we don't know how these attributes are linked to species richness in community. डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है. रॉबर्ट मे को स्टडी किया स्पीसीज ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडेक्स के लिए. आफ्टर रॉबर्ट मे के बाद वॉन अलेक्जेंडर हेम्बोल्ट को आप स्टडी कर रहे हैं स्पीसीज एरिया रिचनेस के लिए. नाउ वी स्टडी अबाउट द डेविड टिलमैन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बट डेविड टिलमैन वन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम अंडरलाइन करेंगे यहाँ से. David Tillman's long-term ecosystem experiment using outdoor plots. इतना बस अंडरलाइन करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है उनका. उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट लॉन्ग टर्म तक किए थे. नियरली 15 इयर्स तक उन्होंने फॉरेस्ट में
एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और आउटडोर प्लॉट्स का मीनिंग है कि जो ह्यूज फॉरेस्ट था उसको छोटे छोटे, छोटे मीन्स 1-1, 2-2 एकड़ के प्लॉट एरिया में डिवाइड किया एंड देन वन बाय वन एंटायर फॉरेस्ट को उन्होंने कंटिन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट को नियरली फॉर 15 इयर्स कंटिन्यूसली उन्होंने स्टडी किया था। इसलिए वहां पे लिखा है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। तो यहाँ आउटडोर प्लॉट्स तक अंडरलाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट अंडरलाइन करेंगे टिलमैन फाउंड दैट प्लॉट्स विथ मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। मतलब ऐसे प्लॉट्स और ऐसे फॉरेस्ट के एरिया जहां पे स्पीसीज रिचनेस एक्सेसिव था या हाई स्पीसीज रिचनेस इज प्रेजेंट इन दोज एरिया, डिस्टरबेंस बहुत कम था या ईयर टू ईयर टोटल बायोमास में डिस्टरबेंस क्या था, वेरी लो डिस्टरबेंस। He also showed that in his experiments, increased diversity contributed to higher productivity. क्या अंडरलाइन करेंगे, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ द प्लांट डाइवर्सिटी इंक्रीजेस सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अगर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल है तो फूड ज्यादा अवेलेबल है, सो मोर हर्बीवोरस कैन ग्रो ओवर दैट एरिया। और अगर हर्बीवोरस एनिमल ज्यादा ग्रो हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए भी फूड और प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, मोर प्रोडक्टिविटी अवेलेबल। ये डेविड टिलमिन्स का एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे, लार्ज एक्सपेरिमेंट है, लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट एंड आउटडोर प्लॉट्स के एक्सपेरिमेंट्स थे। एंड प्लॉट एरिया अगर आपका मोर स्पीसीज को शो करता है तो ईयर आफ्टर ईयर वहां पे बायोमास में जो वेरिएशन है वो लेस अपीयर होंगे। एंड थर्ड वहां पे याद रखेंगे आप कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड द ग्रेटर और हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, although we may not understand completely how species richness contributed to well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity, underline करेंगे, rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. ये underline कर लेंगे, ठीक है। At a time when we are losing a species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if few species become extinct? ये सभी से क्वेश्चन है कि अगर इकोसिस्टम में से कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, एक्सटिंक्शन का मीनिंग है दे लॉस्ट फॉर एवर, ठीक है, देन इज it affect loss of any species or few species can affect the stability of ecosystem. Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its frog species is lost forever? क्यों दिया है ये स्टेटमेंट, रिकॉल करेंगे, बिल्कुल चैप्टर के बिगनिंग में बीटा स्पीसीज डाइवर्सिटी स्टडी किया था और स्पीसीज डाइवर्सिटी में दिया है कि वेस्टर्न घाट जो है इंडिया में, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, हिमालयन रेंजेस में, वो वेल नोन है, वर्ल्ड वाइड वेल नोन फॉर देयर एम्फीबियन डाइवर्सिटी। और अब ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर उस एम्फीबियन डाइवर्सिटी में से किसी एक फ्रॉग का स्पीसीज जो है, ठीक है, फ्रॉग स्पीसीज, ये अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वही स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो अंडरलाइन करिएगा ट्री फ्रॉग स्पीसीज, नॉट ओनली अ सिंपल फ्रॉग स्पीसीज, tree frog species if lost forever, then what is the impact on biodiversity or the impact on diversity of the ecosystem? ठीक है, how is our quality of life affected? It say instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant on earth। ठीक है, अगर ऐसे होता है तो ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ एंट के साथ एज वेल एज बीज के साथ, इफ द पॉपुलेशन ऑफ हनी बी, एक्सटिंक्ट होना बहुत दूर की बात है, हनी बीज का पॉपुलेशन अगर एक्सटिंक्ट हो गया, एंट के कुछ स्पीसीजेस अगर एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है प्लांट में वो कंप्लीटली, इन सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट pollination process is completely stop, and once the pollination stop तो seed formation क्या हो जाएगा, stop, and coming future में वो जो species है seed के through ही germinate हो रहे हैं, so in coming fusion though it take 100 or 200 year, but after 100 or 200 year definitely the plant species also extinct because of the absence of pollinators।
तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कि इफ वन स्पीसीज ऑल्सो लॉस्ट तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो अनदर स्पीसीज की है, कमिंग फ्यूचर में वो स्पीसीज भी क्या होंगे, ऑटोमेटिकली लॉस होते हैं। अब यहाँ पे हम रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, और रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस में, ठीक है, इकोसिस्टम को कंसिडर किसके इक्विवेलेंट किया है, इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एरोप्लेन। तो वहां पे वो लिया है, पैसेंजर्स को इक्विवेलेंट कहा गया है, ठीक है। जो माइग्रेशन होता है वो माइग्रेशन किसके इक्विवेलेंट है, पैसेंजर्स के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे अब ये पैराग्राफ अगेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। There are no direct answer to such native questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. The Rivet-Popper hypothesis, underline करेंगे, Rivet-Popper hypothesis, एनरिच ने दी है ये, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे, इकोलॉजिस्ट, उन्होंने दी है, पॉल एलरिच लिखा हुआ है वहां पे, यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच, ठीक है। तो अंडरलाइन करेंगे, पॉल स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस को प्रोवाइड किया है। अब देखिए यहाँ पे रीड करेंगे, इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम, एरोप्लेन या एयरप्लेन कहा है उन्होंने, एरोप्लेन किसके इक्विवेलेंट है आपका, एयरप्लेन इज इक्विवेलेंट टू द इकोसिस्टम, ऑल पैसेंजर, if every passenger traveling in it start popping a rivet to take a home, so all the parts are joined together using thousands of rivets or species। तो rivets पहले तो देखिए एयरप्लेन इकोसिस्टम के इक्विवेलेंट हो गया। रिवेट्स, रिवेट्स मींस जितने भी छोटे छोटे स्क्रू है जिनको एक दूसरे के साथ जॉइंट करके वो पूरा का पूरा एयरप्लेन बना हुआ है, वो जो रिवेट्स हैं वो रिवेट्स आपके क्या हो गए, स्पीसीज हुए, ठीक है। एंड इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक अ होम, मतलब क्या कर रहा है वो कि पैसेंजर अब जो भी ट्रेवलिंग करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, तो अब एवरी पैसेंजर क्या कर रहा है कि जाते समय जब वापस जा रहा है तो वो एक रिवेट को निकाल के अपने साथ, स्क्रू को निकाल के अपने साथ लेके जाने लगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने कि इकोसिस्टम वर्क कर रहा है एयरप्लेन के जैसे, और पैसेंजर अब क्या कर रहा है कि एक छोटे छोटे रिवेट को, छोटे या किसी भी एक रिवेट को अपने साथ लेके जाता है जाते समय। तो क्या होगा यहाँ पे, कॉजिंग अ स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, रिवेट को अपने साथ, पॉपिंग अ रिवेट, ठीक है, लिखा है टू टेक अ होम, ये किसके इक्विवेलेंट है स्टेटमेंट, कि किसी इकोसिस्टम से एक स्पीसीज हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि एक स्क्रू अगर एक पैसेंजर उस एयरप्लेन से लेके चला गया तो वो स्क्रू तो हमेशा के लिए उस पैसेंजर के साथ गया, मतलब वो स्क्रू एक्सटिंक्ट, दैट मींस इकोसिस्टम से एक स्पीसीज क्या हो गया, मान के चल रहे कि एक्सटिंक्ट हुआ। इट में अब क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए ओनली छोटे छोटे स्क्रू निकाल के वो लेके जा रहे हैं तो इनिशियली तो फ्लाइट की सेफ्टी के लिए कोई भी डैमेज नहीं है, ठीक है। बट अगर ये कंटिन्यू चला 1 ईयर और 2 ईयर्स तक, तो आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर भी बहुत बड़ा टाइम है एयरप्लेन के केस में, 1 ईयर तक इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली यूज बाय द पैसेंजर, देन आफ्टर 1 और 2 ईयर फ्लाइट की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, डैमेज, एंड 1 ईयर ऑटोमेटिकली हम अपियर करेंगे कि वो जो एयरप्लेन है वो क्रैश हो जाएगा। तो एंटायर इकोसिस्टम ही क्या हो गया, एयरप्लेन क्रैश, मतलब रिवेट तो बचे ही नहीं है क्योंकि उसमें से पैसेंजर डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, और वन डे वो पैसेंजर जो उसके साथ मूव कर रहे हैं उनकी भी लाइफ क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए लॉस्ट होगी, मींस पैसेंजर भी हमेशा एक्सटिंक्ट होंगे। सेकेंडली यहाँ पे अब ये एक्सप्लेन किया है कि ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस स्पीसीज को हम लॉस कर रहे हैं, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, वी आर द पैसेंजर्स इन दिस इकोसिस्टम, ठीक है ना, एक अपने टाइम के लिए आए हैं, अपना लाइफ हम कंप्लीट करेंगे एंड देन आफ्टर वी पास्ड अवे और मूव फ्रॉम द इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम तो स्टेबल है, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा और स्टेबल ही रहेगा, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो अनदर एनिमल्स हैं, और एनिमल्स तो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम को ह्यूमन ही कर रहा है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो पैसेंजर है, और ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर अवर ओन पर्पसेस इन डे टू डे लाइफ एवरी डे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम स्पीसीज को हार्म करते हैं। अब किस स्पीसीज को हार्म कर रहे हैं, because we are not knowing what is the importance of that species or what important key role played by that species in that ecosystem। वैसे ही है कि जो रिवेट देखने के लिए पैसेंजर स्मॉल लग रहा है, बट वो जब लेके जा रहा है तो वो रिवेट या स्क्रू का उसका अपना क्या इंपॉर्टेंस है उस एयरप्लेन में, ये नहीं पता है। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि कोई एनी वन पैसेंजर फर्स्ट फ्लाइट में या सेकेंड जब मूव कर रहा है सेकेंड टाइम,
तो वो उस समय कीस्टोन स्पीसीज को ही लॉस कर दे। कीस्टोन स्पीसीज को इसमें आगे लिखा है कि मान लीजिए कोई विंग को ही लेके चला गया, तो उस कंडीशन में तो एरोप्लेन के सारे रिवेट प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, बट पहले ही पैसेंजर ने विंग्स को ही लॉस कर दिया, तो क्या होगा वहां पे, फ्लाइट जो होगा नेक्स्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इकोसिस्टम डिपेंड करता है कि हम किस स्पीसीज को डैमेज कर रहे हैं। तो ये अब आप रीड करेंगे, ठीक है। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, it may not affect flight safety. Proper functioning of the flight safety का मीनिंग है proper functioning of the ecosystem। ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस का, और ये पूछा जाता है, ठीक है, कि फ्लाइट सेफ्टी किसके इक्विवेलेंट है, कंसिडर्ड कर रहा है, रिवेट्स किसके हैं, तो ये एज इट इज थोड़ा याद रखेंगे इनिशियली, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, the airplane become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is moved may also be critical. Loss of rivets on the wings, ठीक है, ये अंडरलाइन करिएगा, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स, ब्रैकेट में है की स्पीसीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। तो एयरप्लेन इकोसिस्टम हो गया, रिवेट स्पीसीज हो गया है, ठीक है। फ्लाइट सेफ्टी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम है, एंड विंग्स जो है दैट इज अ की स्पीसीज। इकोसिस्टम में एनी स्पीसीज इफ प्ले अ मेजर रोल, then that species is called as key species that drive major ecosystem functions, is obviously a major serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seat or window inside the plane। कि अगर हमने विंडोज के या फिर सीट्स के कुछ रिवेट्स को लॉस किया है तो वो इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होगा in comparison to if we damage the keystone species or key species, okay। तो रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस एक्चुअली स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिच ने प्रपोज किया था कि हाउ द इकोसिस्टम वर्क एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज, और इसीलिए उन्होंने फिर ये कहा भी था लोगों से कि ट्राई टू कंजर्व द नेचर। उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेचर को कंजर्व करिए, प्लांट्स को, जिस प्लांट को कट कर रहे हैं उसी प्लांट के स्पीसीज को ग्रो किया जाए। ये ना हो कि एक प्लांट हम कट कर रहे हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट हम किसी अनदर प्लांट को वहां पे ग्रो करते हैं, ठीक है। कि अपने पीपल के ट्री को जनरली हम जो देखते हैं हम तो नहीं कट करते हैं, बट इफ एनी ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी मीन्स गवर्नमेंट सोसाइटी ही कट करते हैं कि दे कट द पीपल ट्री एंड आफ्टर दैट दे प्लांटेड अनदर टाइप ऑफ ट्री। तो व्हाट इज हैपनिंग, पीपल ट्री का अपना खुद का इकोसिस्टम था, द बर्ड्स, द एंड्स एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर ट्री। प्लस सॉइल में रूट्स के अराउंड जो माइक्रोफ्लोरा ग्रो कर रहा था दैट हमेशा के लिए वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम के लिए। तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस याद रखेंगे कि किसने प्रपोज किया है, रिवेट का मीनिंग क्या है, इकोसिस्टम किसके इक्विवेलेंट है, पैसेंजर्स किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम स्टडी करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडी कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसका स्टडी करते हैं। while it is doubtful if any new species are being added, स्पीसीज ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं बाहर घूमने गए हैं, ठीक है। सपोज वी आर मूविंग टू एनी हिल स्टेशन, वहां पे हमको कोई बहुत अच्छा प्लांट लगा तो हम लेकर आ गए और हमने अपने गार्डन में लगा लिया है, वो दैट इज नॉट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन जो होता है कि एक्सोटिक स्पीसीज आया है और इंट्रोड्यूस हुआ है, एक है, और या तो किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज का न्यू इवोल्यूशन हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज और डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड एज स्पेसिएशन, ठीक है। दो ही कंडीशंस है। So while it doubtful if any new species is being added into the earth's treasury of species, ठीक है, there is no doubt about their continuing loss। ये अब हम आ रहे हैं कहाँ पे, 5 एक्सटिंक्शन हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द, और अभी ये जो हमारा रिसेंटली चल रहा है दिस इज द 6th स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, और ये क्वेश्चन आपको बार बार आएगा, ठीक है, कि 6th extinction, what are the features of the 6th extinction और what do you understand by the 6th extinction।
तो यहाँ पे देखिए, द बायोलॉजिस्ट वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइन रैपिडली एंड द अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। द कॉलोनाइजेशन अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस इज सेड टू हैव लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ, देखिए मतलब ह्यूमन कहाँ पे पहुंच गए हैं, जहां लाइफ नॉर्मली हम कहते थे पॉसिबल नहीं था ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, ओवर देयर आल्सो ह्यूमंस नाउ colonized, said to have lead to extinction of more than 2000 species of native birds। ठीक है। IUCN रेड लिस्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था क्या होता है, ठीक है। जो स्पीसीज एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है उनको उसमें प्लेस मिलता है, तो रेड लिस्ट में प्लेस अगर किसी स्पीसीज को मिल रहा है, इट इज नॉट अ गुड फॉर दैट स्पीसीज, गुड साइन नहीं होता है, रेड लिस्ट में नाम आता है अगर किसी स्पीसीज का। डॉक्यूमेंटेड, तो रेड लिस्ट ने क्या डॉक्यूमेंट किया है 2004 में, डॉक्यूमेंटेड द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज, ये एज इट इज अंडरलाइन करेंगे, और मोस्ट मतलब ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज प्रीवियसली हमने स्टडी किए हैं इन कंपैरिजन टू दैट, इसको बिल्कुल पहले याद करेंगे। IUCN का डेटा है, और ये आपको अभी नहीं, अगर आप फ्यूचर में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है आपका कॉम्पिटिटिव पर्पसेस के लिए। तो IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स extinct हुए हैं, 359 invertebrate extinct हुए and 87 plants in last 500 years। Some example of recent extinctions include, the most important color अगर कुछ आप यूज करते होंगे अंडरलाइन के लिए तो अंडरलाइन करेंगे या मार्कर से पूरा का पूरा अंडरलाइन करिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ जो बर्ड्स एंड एनिमल्स है वो किस कंट्री लॉस्ट हुए हैं या एक्सटिंक्ट हुए हैं। डोडो फ्रॉम मॉरिशस अंडरलाइन करेंगे, डोडो मॉरिशस, क्वेगा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलेसाइन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी काउ रशिया एंड 3 सब स्पीसीज, ठीक है, ऑफ टाइगर, बाली, जावा एंड कैस्पियन। यहाँ से ये टाइगर के 3 स्पीसीज थे, ये भी आपके हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए हैं। द लास्ट 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species। इनकरेक्ट एंड करेक्ट के लिए स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे कि लास्ट 20 years अलोन हैव अ विटनेस फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ 27 दिस स्पीसीज। तो ये रेट जो है वो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सडनली इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस और एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। फिर है यहाँ पे केयरफुली एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्ड शो दैट द एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम। इस लाइन को अंडरलाइन करिए, ये इस टाइप के लाइन से आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप्स, इतना ही अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वुल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, adding the grim scenario of extinction in the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। यहाँ से अंडरलाइन करेंगे 15 more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction presently। फिर अंडरलाइन करिएगा 12% of bird species, 23% of all mammal species, 32% of amphibian species and 31% of gymnosperm species are facing the threat of extinction। ठीक है, तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा कि हाउ डज द स्पीसीज थ्रेट। इसके बाद का पार्ट ये नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट अब रीडिंग वाला ही है। सो इन नेक्स्ट क्लास, फर्स्ट आज माइंड से स्किप हो गया है, सेकेंड दैट पैराग्राफ ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे वर्क करता है इकोसिस्टम में, वो पैराग्राफ अरमान आपका है ना, तो वो पैराग्राफ में पहले एक्सप्लेन कर दूंगी। आफ्टर दैट ये आपका चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। विद इन हाफ एन आवर ओनली वी रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर, so this chapter also completed and then after we come towards one another important chapter is there, that chapter 16 environmental issues। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स वहां पे आपको स्टडी करने हैं, नंबर ऑफ एक्ट्स आपको यूरो नॉर्म्स स्टडी करने हैं, ठीक है। यूरो नॉर्म्स आपके हैं व्हीकल्स के लिए, भारत स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7 पे आ गए हैं, बुक्स में तो स्टेज 4 पे ही है।
और फिर ये चैप्टर कुछ पार्ट इसमें समझने वाला है, रेस्ट ऑफ पार्ट इज अगेन फॉर रीडिंग। केस स्टडीज यहाँ पे बहुत सारे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सो केस स्टडीज याद रखेंगे, ठीक है। और मैं एक्सट्रीमली, मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे ये एक्सप्लेन करना 1 मिनट। चैप्टर 16, यस इफ यू पीपल आई विल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 16 दैट नेक्स्ट, यस चैप्टर 16 में कुछ पार्ट तो रीडिंग का है और फिर कुछ पार्ट जो है जैसे बीओडी है, ये आपको समझना है। बीओडी का पार्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड समझना है, तो वो समझने वाला पार्ट है। बायोमैग्निफिकेशन समझना है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन समझना है, तो जो समझने वाला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। बाकी का पार्ट तो पूरा रीड, इकोलॉजी तो एक्चुअली लाइन टू लाइन रीड ही करनी होती है, तो वी हैव टू रीड इकोलॉजी एंड सम ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, बट वो चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं ना। तो ये 4 चैप्टर, 13 14 की रीडिंग बची हुई है, तो वो बता दीजिएगा मुझे जिस जिस पैराग्राफ में आपको रिक्वायर्ड होगा रीडिंग, सो दैट आई विल कंप्लीट इट, ओके ना। तो ये पार्ट इतना याद रखिएगा, एनसीईआरटी पूरी इसी फॉर्म में ही रीड करनी है। तो अब क्लास ओवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले हम वो चैप्टर 15 का पैराग्राफ समझ लेंगे, ओके। सो बाय।